Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. In association with JK Tyre, Total Control. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की यात्रा पर अब से थोड़ी देर पहले नई दिल्ली पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट गए और उसके बाद ये दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास तक आए। आज हम इन 2 धुरंधर नेताओं की दोस्ती को आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से, सरल शब्दों में डिकोड करेंगे। पूरी दुनिया की नजरें आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इन तस्वीरों पर लगी हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये तस्वीरें चुभ रही हैं। उनकी शिकायत यह है कि विपक्ष का नेता होने के नाते उनकी भी एक मीटिंग पुतिन के साथ होनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नेता विपक्ष के तौर पर उन्हें विदेशी नेताओं से मिलने नहीं दिया जाता। आज हम राहुल गांधी के आरोपों का भी एक फैक्ट चेक करेंगे और आखिर में हम देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के संकट का विश्लेषण करेंगे। पिछले 3 दिनों से इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स या तो लेट चल रही हैं और या फिर कैंसिल हो रही हैं, जिसकी वजह से हजारों यात्रियों को देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर बहुत परेशानी हो रही है। इंडिगो पर आरोप लग रहा है कि उसने अपनी कमाई तो बढ़ा ली, लेकिन उस हिसाब से अपने पायलट्स और क्रू मेंबर्स की भर्ती नहीं की और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वो कम स्टाफ के साथ इस समय काम कर रहा है। तो दुनिया के ये 2 धुरंधर नेताओं की कहानी आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। इनकी दोस्ती आज आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नई दिल्ली में लैंड करते ही एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर आ गए और राष्ट्रपति पुतिन अपने स्पेशल विमान से जैसे ही उतरे, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। अब क्रेमलिन का कहना है कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए इस तरह से एयरपोर्ट आ जाएंगे और इसके बारे में रशिया की सरकार को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो बड़ी बात देखिए यह है, जब 2 दोस्त कई बार मिलते हैं तो वो एक दूसरे को सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम अंग्रेजी में प्लेजेंट सरप्राइज कहते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपने पुराने दोस्त व्लादिमीर पुतिन को एयरपोर्ट पर सरप्राइज देने के बारे में सोचा और पहले से कोई जानकारी नहीं दी। न क्रेमलिन को कोई जानकारी थी, न ही राष्ट्रपति पुतिन की टीम को कोई जानकारी थी और प्रधानमंत्री मोदी अचानक से उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। तो देखिए, ये जब 2 दोस्त अनौपचारिक रूप से मिलते हैं तो कई बार इस प्रकार के सरप्राइज मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत और रशिया की दोस्ती टाइम टेस्टेड है, यानी समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई एक साझेदारी है। और आज उन्होंने एक के बाद एक 2 पोस्ट किए हैं, एक अंग्रेजी में और दूसरा रशियन भाषा में। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के बाद ये दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास तक आए, जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का इस समय एक प्राइवेट डिनर चल रहा है। यानी ये दोनों अब इस समय जब मैं आपको ये समाचार दे रहा हूं तो शायद एक साथ बैठकर खाना खा रहे होंगे।
तो ये जो ताज़ा तस्वीरें अभी आपने देखी, ये शानदार तस्वीरें हैं दो नेताओं की, दो धुरंधर नेताओं की, पुराने दोस्तों की। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सरकारी आवास है, प्रधानमंत्री आवास, उसे किस हद तक सजाया गया है इस स्वागत के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद बहुत कम मौक़ों पर किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन को व्यक्तिगत रूप से रिसीव करना इस बात का संकेत है कि भारत और रशिया के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि भरोसे और बराबरी की मजबूत साझेदारी पर खड़े हुए हैं। और ये दोनों नेता सिर्फ नेता नहीं हैं बल्कि दोस्त भी हैं। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और पश्चिमी देशों के लिए इस तस्वीर का संदेश बिल्कुल साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत और रशिया की दोस्ती आज भी बहुत मजबूत है। इसलिए यह सिर्फ पुतिन का स्वागत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है भारत की तरफ से और रशिया की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन आज से 4 साल पहले यानी दिसंबर 2021 में भारत आए थे। बहुत लंबे समय के बाद आज भारत आए हैं और रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। राष्ट्रपति पुतिन जिस स्पेशल एयरक्राफ्ट से भारत पहुंचे हैं उस एयरक्राफ्ट का नाम है फ्लाइंग क्रेमलिन यानी उड़ता हुआ क्रेमलिन और इसका मॉडल नंबर है IL-96-300 PU और रशियन भाषा में PU का मतलब होता है कमांड पोस्ट। इसकी वजह यह है कि किसी भी इमरजेंसी के लिए इस विमान में राष्ट्रपति पुतिन का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद है और दुनिया के किसी भी इलाके में उड़ान भरते समय वो परमाणु हमले का आदेश भी इस हवाई जहाज में बैठे बैठे दे सकते हैं। और इस एयरक्राफ्ट में किसी मिसाइल हमले को चकमा देने और दुश्मन के रेडार को जैम करने की भी क्षमता है जो किसी सामान्य यात्री विमान में नहीं होती, जिसे रशिया और इसे रशिया की ही एक कंपनी इल्यूशन ने बनाया है, उसका निर्माण किया है। कहा जाता है कि यह विमान अंदर से किसी महल के जैसा है जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम है, ऑफिस है, बेडरूम है और रशिया का यह विमान दुनिया के सबसे सुरक्षित, शानदार और गोपनीय VVIP एयरक्राफ्ट्स में से एक है। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी एक ऐसा ही विमान है जिसे हम कहते हैं एयरफोर्स 1 और एयरफोर्स 1 की बहुत सारी खासियतें आम लोगों को भी पता हैं, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति के इस विमान के बारे में ज्यादातर बातें छिपा कर रखी गई हैं। ये बहुत ही गोपनीय विमान है, इसमें के अंदर क्या है ज्यादा लोगों को पता नहीं है। ये सिर्फ एक विमान नहीं है, ये रशिया का चलता फिरता पावर सेंटर है और राष्ट्रपति पुतिन जहां भी जाते हैं उनके साथ ये फ्लाइंग क्रेमलिन जरूर जाता है। तो ये है उनका स्पेशल एयरक्राफ्ट जिसे आप इस समय देख रहे हैं। ये एक प्रकार का कमांड सेंटर है, दुनिया के सबसे सुरक्षित हवाई जहाज़ों में से एक है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन रशिया प्लेन है। राष्ट्रपति पुतिन उन गिने चुने राष्ट्राध्यक्षों में से हैं जो अपने ही देश के बने विमान में चलते हैं। तो ये शानदार विमान की तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। रेड कारपेट वेलकम कैसे होता है वो तस्वीरें भी देखिए, कैसे उनके लिए ये लाल कारपेट, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। और इस समय कार में सवार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया इन तस्वीरों के बारे में बात कर रही है और आज हमें पूरा यकीन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अभी इन तस्वीरों को शायद देख रहे होंगे। उनकी भी नजर होगी आज इस बैठक पर और कैसे दो दोस्त एक ही गाड़ी में बैठकर खुश नजर आ रहे हैं
और कैसे जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया आज देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती इस कार से एक नई रफ्तार पकड़ रही है और पिछले 4 महीनों में यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठे हैं। आज ये दोनों नेता एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास पर भी पहुंचे। ये 1 सितंबर 2025 की तस्वीर है जो आप अभी देख रहे हैं और ये आज की तस्वीर है नई दिल्ली की। आपको याद होगा, इससे पहले चीन में हुए एससीओ समिट के दौरान भी राष्ट्रपति पुतिन की कार में प्रधानमंत्री मोदी ने सफर किया था और उसी कार में बैठकर करीब 45 मिनट तक ये दोनों नेता बातचीत करते रहे थे। तो डिप्लोमेसी जो होती है, दोस्ती जो होती है, वो अब नए आयाम पर पहुंच रही है। और आजकल आपने देखा होगा, जो पक्के मित्र होते हैं या जब आपको अपने संबंध पूरी दुनिया को दिखाने होते हैं तो अक्सर 2 बड़े नेता एक ही गाड़ी में बैठकर जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात आज अब से थोड़ी देर पहले एक प्राइवेट डिनर से शुरू हुई है, जो प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक निवास 7 नंबर लोक कल्याण मार्ग पर इस समय हो रहा है। किसी भी दोस्ती को सच्ची दोस्ती तभी माना जाता है जब आप अपने दोस्त को खाने पर अपने घर बुलाते हैं और दोनों दोस्त मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। और इसी तरह से कूटनीति में इस प्रकार के प्राइवेट डिनर्स को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब 2 देशों के रिश्तों में भरोसा बहुत ज्यादा होता है तो बातचीत की शुरुआत अक्सर इस प्रकार के एक प्राइवेट डिनर से या लंच से ही होती है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त राष्ट्रपति पुतिन को प्राइवेट डिनर पर बुलाकर यह संदेश दिया है कि उनकी दोस्ती सिर्फ औपचारिकताओं से बंधी हुई नहीं है। इन दोनों नेताओं की इस डिनर डिप्लोमेसी का एक बहुत गहरा मतलब है और दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत बातचीत की शुरुआत आज यहीं से हो रही है। प्राइवेट डिनर असल में कूटनीति के एक बोर्ड रूम की तरह होता है, जहां सिर्फ खाने का स्वाद नहीं लिया जाता बल्कि खाने की खुशबू के बीच आपसी रिश्तों को भी पकाया जाता है और बड़े बड़े मसलों का हल वहीं खाने के टेबल पर बैठकर निकाल लिया जाता है। इसलिए कूटनीति में प्राइवेट डिनर को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत निजी और बहुत ही निर्णायक मीटिंग कहा जाता है। वर्ष 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए थे, उस समय भी राष्ट्रपति पुतिन ने उनके लिए एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया था और दोनों नेता ये समझते हैं कि दोस्ती की बहुत सारी बातें कैमरे और प्रोटोकॉल के बीच नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं और दोनों नेता पहले से ही इस प्राइवेट डिनर के दौरान सभी संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत शायद कर लेंगे और कल की बैठक के लिए एक ग्राउंड वर्क भी तैयार आज ही ये दोनों नेता कर सकते हैं। इन दोनों के बीच ये डिनर सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं बल्कि ये भारत और रशिया के बीच रिश्तों की गहराई और रणनीतिक महत्व का भी संदेश है। ये दोनों नेता अब तक इन वार्षिक शिखर सम्मेलनों में 8 बार मिल चुके हैं और कल उनकी ये 9वीं मुलाकात होगी भारत रूस शिखर सम्मेलन में। और मोदी और पुतिन ऐसे 2 बड़े नेता हैं जो दुनिया की 160 करोड़ से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि हैं। 160 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रतिनिधि हैं और दोनों देशों में दुनिया की 2 सबसे ताकतवर सेनाएं हैं। इसलिए इस मुलाकात और उसके नतीजों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अब जरा इस दोस्ती को और डिकोड करते हैं और आपको बताते हैं कि इन दोनों में कितनी सारी समानताएं हैं। हमने आज इस पूरी कवरेज का नाम 2 धुरंधर क्यों रखा? क्योंकि ये 2 बहुत ही धुरंधर नेता हैं और इनमें बहुत सारी समानताएं हैं। राष्ट्रपति पुतिन की उम्र है 73 वर्ष और प्रधानमंत्री मोदी हैं 75 वर्ष के। तो दोनों की जो उम्र है वो लगभग बराबर है। दोनों समकालीन हैं, दोनों ने बराबर दुनिया देखी है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही बड़े लोकप्रिय नेता हैं और अपने अपने देशों में बहुत लंबे समय से ये शासन करते आ रहे हैं। एक और खास बात इनकी है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पश्चिमी देशों का मीडिया लगातार एक नैरेटिव चलाता आ रहा है 2014 से। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन दोनों पर संविधान, लोकतंत्र और संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए जाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के बारे में भी यही है। वो जब से शासन कर रहे हैं
पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देश उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रशिया को बहुत पीछे धकेल दिया है। कई लोग कहते हैं कि रशिया में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कई लोग यह आरोप लगाते हैं कि रशिया के जो चुनाव हैं वो फेयर नहीं है और राष्ट्रपति पुतिन जो हैं उनके जो शासन के तौर तरीके हैं वो भी ठीक नहीं है। यानी अगर आप दोनों नेताओं को देखेंगे तो दोनों नेता इस तरह के प्रोपेगेंडा के शिकार रहे हैं। दोनों नेताओं पर पश्चिमी देशों ने, पश्चिमी मीडिया ने बड़ा हमला किया है और लगातार इन्हें कमजोर करने की कोशिश की है। लेकिन ये दोनों ही इस तमाम नैरेटिव के बावजूद जबरदस्त तरीके से मजबूत होते चले गए और इन्हें इनके देश में कोई हिला नहीं पाया। सच्चाई यह है कि मोदी और पुतिन दोनों ही अपने अपने देश में आज सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेता हैं। इन दोनों लीडर्स के साथ जनता का जबरदस्त समर्थन है, चाहे पुतिन के साथ रशिया की जनता हो या प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत की जनता हो। और दोनों नेताओं की राजनीतिक ताकत, उनके फैसले लेने की क्षमता और राष्ट्रवाद ने उन्हें एक बहुत ही प्रभावशाली नेता बनाया है। एक और खास बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आए भारत में 2014 में, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने राष्ट्रवाद को पूरे दुनिया में, भारत के लोगों में राष्ट्रवाद का प्रचार और प्रसार किया। और यही बात राष्ट्रपति पुतिन पर लागू होती है। वो भी राष्ट्रवाद में बहुत विश्वास करने वाले नेता हैं। और जब से ये दोनों नेता आए हैं, रशिया हो या भारत, राष्ट्रवाद की एक लहर दोनों ही देशों में चल पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देश अक्सर रशिया के खिलाफ नैरेटिव बनाने में यूक्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं और भारत के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां भी एक समानता है। आप देखिए, पश्चिमी मीडिया ने पुतिन के भारत पहुंचने से पहले ही अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर दी है और उनका कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी में एक मेजर पावर पार्टनर दिख रहा है। उन्होंने लिखा है कि भारत और रशिया की दोस्ती देखने के बाद ज्यादातर पश्चिमी देशों को ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन को अलग थलग करने की जो कोशिश है वो फेल हो रही है। सोचिए, पश्चिमी देशों ने रशिया पर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए, अमेरिका ने भारत पर इतने सारे टैरिफ लगा दिए और आज जब इनकी मुलाकात हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े ध्यान से ये सब देख रहे होंगे। तो एक बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देशों ने भारत को भी रोकने की बहुत कोशिश की। भारत पर भी न जाने कितने सारे सैंक्शंस इससे पहले लग चुके हैं पश्चिमी देशों द्वारा। जब हमने अपना परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद पश्चिमी देशों ने कितने सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए थे। इसी प्रकार से आजकल पश्चिमी देशों ने रशिया के ऊपर हजारों सैंक्शंस लगा रखे हैं। उन्होंने भारत को भी रोकने की कोशिश की है और रशिया को भी रोकने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी को भी रोकने की कोशिश की और राष्ट्रपति पुतिन को भी उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की है। तो ये बहुत सारी समानताएं हैं इन दोनों देशों के बीच। ये जो दोनों देश हैं ये पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा का शिकार रहे हैं। पश्चिमी देश अक्सर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते रहे हैं। इसी प्रकार से आजकल पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं ताकि रशिया को कमजोर किया जा सके। ये दोनों ही नेता बहुत ही शक्तिशाली नेता हैं अपने अपने देश में। लगातार पुतिन जो है वो 25 साल से शासन में है और प्रधानमंत्री मोदी हमारे यहां 11 साल से लगातार एक के बाद एक 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए बहुत सारी समानताएं हैं इन दो धुरंधर नेताओं के बीच। अब आप भारत में राष्ट्रपति पुतिन का कार्यक्रम देखिए। कल यानी 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। 11:30 बजे राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 11:50 पर दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। दोपहर 1:50 पर ये दोनों नेता मीडिया से बातचीत करेंगे। दोपहर 3:40 पर बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात होगी और शाम को 7 बजे राष्ट्रपति पुतिन दोबारा राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में एक स्टेट डिनर का आयोजन कर रही हैं। और इसके बाद कल रात 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन भारत से रवाना हो जाएंगे। उनके साथ रशिया के रक्षा मंत्री, रशिया के वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत कुल 7 बड़े मिनिस्टर्स आए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो देखिए,
आप ये समझ लीजिए कि वो अपना पूरा कैबिनेट ही लेकर आ गए हैं। रक्षा मंत्री को लाए हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भी राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ लाए हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उनके लिए भारत का ये जो दौरा है ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही रशिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, वहां के 2 बड़े बैंक्स के सीईओज और तेल कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी भी भारत आए हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि पुतिन अपने साथ एक मिनी कैबिनेट भारत लेकर आए हैं और इतने बड़े डेलीगेशन को यहां लाने के 3 बड़े मतलब हो सकते हैं। पहला, भारत और रशिया के व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना। दूसरा, दुनिया को यह संदेश देना कि रशिया भारत का बेहद करीबी साझेदार और दोस्त है। और तीसरा, अमेरिका के प्रतिबंधों का मिलकर मुकाबला करना। अमेरिका ने रशिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं और भारत पर भी अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगा हुआ है। आज भारत और रशिया के बीच करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है और भारत रशिया से लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है और करीब 41,000 करोड़ रुपए का सामान रशिया को बेचता है। भारत रशिया से ज्यादातर कच्चा तेल खरीदता है और इसी वजह से भारत को व्यापार घाटा होता है। अब दोनों देश आपसी व्यापार बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं और कृषि और फार्मा जैसे सेक्टर्स में अब नए अवसर तलाशे जा रहे हैं। भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक दवाइयों की सप्लाई करने वाला देश है। कृषि उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और हमारा देश जेनरिक दवाओं और कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट अब रशिया को बढ़ा सकता है और रशिया भी भारत से ज्यादा सामान खरीद सकता है, क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका के प्रतिबंधों से परेशान हैं। आज रशिया के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और इन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर वहां शहीदों को एक साथ श्रद्धांजलि दी। अब आपको 5 पॉइंट्स में भारत और रशिया के संबंधों और इनके भविष्य के बारे में बताते हैं सरल भाषा में। पहला, भारत और रशिया के बीच दोस्ती इस समय अपने चरम पर है, अपने पीक पर है और विश्व के जैसे हालात 1970 में थे, लगभग वैसे ही हालात आज भी हैं। आप याद कीजिए 1970 में जो कोल्ड वॉर चल रहा था दुनिया में, आज भी लगभग वैसे ही हालात हैं। 1970 में दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी, एक अमेरिका का खेमा और दूसरा सोवियत संघ का खेमा। और आज अमेरिका का भी वैसा ही एक खेमा है और दूसरा खेमा है रशिया और चीन का खेमा। तो लगभग स्थिति वैसी ही है। आज भी दुनिया 2 ही हिस्सों में बटी हुई है और स्थितियां वैसी ही हैं, इसलिए आज भी भारत और रशिया के संबंध उतने ही अच्छे हैं जितने 1970 में थे। दूसरा, भारत और रशिया को अब अपनी ये दोस्ती डिफेंस और हथियारों से आगे ले जानी होगी। देखिए, अभी तक अगर आप ये देखें कि भारत और रशिया के बीच सबसे जो मजबूत संबंध है, जो सबसे ज्यादा सहयोग है, वो कहां होता है? डिफेंस सेक्टर में होता है, हथियारों के मामले में होता है। हम उनसे हवाई जहाज खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रशिया और भारत दोनों में ही एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग के लोग हैं और भारत को अब रशिया की रिटेल और कंज्यूमर मार्केट में अपनी जगह बनानी चाहिए। भारत को अब अपना ज्यादा सामान रशिया के बाजार में जाकर बेचना चाहिए। रशिया की जो आम जनता है वहां तक भारत को अपना सामान पहुंचाना पड़ेगा। तीसरा, दोनों देशों को अब यह सोचना चाहिए कि वो तेल और रक्षा के अलावा अब एक दूसरे के बाजार में और क्या क्या सामान बेच सकते हैं। अब समय आ गया है जब सिर्फ तेल और हथियारों से काम नहीं चलेगा, और ज्यादा सामान एक दूसरे के देशों में, एक दूसरे के बाजारों में हमें लाना पड़ेगा। और शायद इसीलिए दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक, यानी अब से 5 साल बाद, अपने व्यापार को 8.25 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। चौथा,
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जब भी मिलते हैं तो वो तस्वीरें पूरे दुनिया की मीडिया में हेडलाइंस बनती हैं। उन तस्वीरों की पूरी दुनिया में चर्चा होती है और लोग इन दोनों नेताओं की दोस्ती को देखकर, इन दोनों नेताओं को एक साथ देखकर तालियां बजाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि इस तरह की मीटिंग्स को सिर्फ तस्वीरों के लिए नहीं, सिर्फ एक नैरेटिव बनाने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार और सहयोग के नए क्षेत्रों को खोलने के लिए भी अब इस्तेमाल करना चाहिए। रशिया का बाजार भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर भारत रशिया के बाजार तक पहुंच पाया तो ट्रंप के 50% टैरिफ के एक बड़े नुकसान की भरपाई रशिया के बाजार से हो सकती है। और पांचवां, 1970 के दशक में भी कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी और स्थितियां आज भी लगभग वैसी ही हैं। भारत और रशिया की इस पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस बार दोनों देशों के बीच 25 डील्स होने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा मिसाइल्स की हो रही है। S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए 280 मिसाइल्स खरीदी जाएंगी। भारत नई मिसाइल्स खरीद रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को नष्ट करने के लिए काफ़ी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था और दोनों देशों के बीच हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए भी बात हो सकती है, जिनकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होती है और दुश्मन के लिए ऐसी मिसाइल्स को रोकना लगभग असंभव होता है। इस समय रशिया दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है और रशिया के पास 3 अलग अलग प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। भारत और रशिया मिलकर लंबी दूरी तक हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स भी अभी और बनाएंगे और अभी ये मिसाइल्स 450 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। इस मिसाइल को दोनों देशों ने मिलकर डेवलप किया है। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले एक और बड़ा समझौता हुआ है, जिसमें भारत रशिया से 10 वर्षों के लिए एक न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर लेगा और ब्लूमबर्ग का दावा है कि भारत को यह सबमरीन अगले 2 सालों में यानी 2027 तक मिल जाएगी। यह समझौता करीब 18,000 करोड़ रुपए का है और इस सबमरीन का इस्तेमाल भारतीय नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। न्यूक्लियर सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है और किसी दुश्मन के लिए इन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो S-400 आज हमारे देश का हीरो बना हुआ है। आप जानते ही हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने शानदार काम किया था, इसलिए अब S-400 की इस डील को और आगे बढ़ाया जाएगा। अब आपको वो चीज दिखाते हैं जिसकी हमारे पूरे देश में चर्चा हो रही है। सब लोगों को राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है। उनकी इस गाड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है। ये एक लिमोजीन कार है जिसका नाम है ऑरस सेनेट। यह सिर्फ एक कार नहीं है बल्कि एक चलता फिरता किला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार को कहते हैं द बीस्ट और बीस्ट से इस कार की स्पीड लगभग दुगनी है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि द बीस्ट की स्पीड 112 किलोमीटर प्रति घंटा है। बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन की वजह से राष्ट्रपति पुतिन की कार के दरवाजे का वजन लगभग 900 किलोग्राम है और इस कार की बुलेट प्रूफ विंडो 6 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मोटी है। इसमें एक स्पेशल एयर कंप्रेशन सिस्टम लगा है जो केमिकल अटैक होने की स्थिति में जहरीली गैस को भी कार के केबिन में दाखिल नहीं होने देता और इसके बुलेट प्रूफ टायर्स भी बहुत खास बताए जाते हैं, जो अगर पंक्चर भी हो जाएं तब भी ये कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। राष्ट्रपति पुतिन की इस कार में किसी विस्फोट और गोलियों से बचने के लिए एक आर्मर शील्ड लगा हुआ है और कार के अंदर एक हाईटेक स्क्रीन सिस्टम है जिससे अंदर बैठे लोग कैमरे के जरिए बाहर देख सकते हैं और इसमें पीछे एक इमरजेंसी एग्जिट गेट भी है और अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए तो इस गेट से बाहर भी निकला जा सकता है। तो यह है राष्ट्रपति पुतिन की कार, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है कि इतनी शानदार कार उनकी है और वो जहां भी जाते हैं अपनी ये गाड़ी जरूर लेकर जाते हैं। 7.2 टन इस गाड़ी का वजन है। तो सोचिए, ये कार नहीं, एक टैंक है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये कार की शेप में एक टैंक है। राष्ट्रपति पुतिन की जो सिक्योरिटी है, उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं,
उनके बारे में भी बहुत सारे लोग हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं वो बड़े खास हैं, बड़े स्पेशल हैं। उन्हें सिर्फ 35 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें अपना पूरा जीवन सीक्रेट तरीके से बिताना होता है, यानी इसके बाद वो कोई और काम नहीं कर सकते। उन्हें आजीवन एक ही काम करना होता है। अगर कोई पुतिन के साथ रह लिया उनके बॉडीगार्ड के रूप में, तो फिर उसको पूरा जीवन अपना एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर ही बिताना पड़ेगा और 35 साल की उम्र में उन्हें रिटायर भी कर देते हैं और वो और कोई काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह कि ये बॉडीगार्ड्स अपने साथ एक पूप सूटकेस भी लेकर चलते हैं और राष्ट्रपति पुतिन विदेश में किसी भी होटल का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे पुतिन की सेहत के बारे में, उनके डीएनए के बारे में कोई जानकारी लीक ना हो जाए। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती के एक फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। वर्ष 2001 में भारत और रशिया का दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन मॉस्को में हुआ था। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उनके साथ एक डेलीगेशन गया था जिसमें उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भी थे। आप इन पुरानी तस्वीरों में देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन कितने अलग उस समय दिख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है ये बहुत पुरानी तस्वीर है और ये दोनों लीडर्स उस समय अपने अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में थे। नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में ही पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और व्लादिमीर पुतिन अगस्त 1999 में ही पहली बार रशिया के प्रधानमंत्री बने थे। और आज 2025 में यही दोनों लीडर्स मिलकर भारत और रशिया की रणनीतिक साझेदारी को अपने अनुभव और नेतृत्व से मजबूत बना रहे हैं और ये दोनों आज अपने अपने देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े लीडर्स हैं। इस बार राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में 23वें भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसकी परंपरा आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी। वर्ष 2000 में पुतिन बतौर राष्ट्रपति पहली बार भारत आए थे और तब भारत और रशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और वार्षिक शिखर सम्मेलन इसी रणनीतिक साझेदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष 2000 से रशिया में पुतिन लगातार सत्ता में रहे हैं, ज्यादातर राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन कुछ समय के लिए वो प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन इस बीच भारत में कई प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और फिर 2014 से नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन रशिया में तब से लेकर अब तक कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है और 25 साल से राष्ट्रपति पुतिन सत्ता में बने हुए हैं भारत में, जबकि इस दौरान 3 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर होने वाली सियासत की। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश में इस पर भी राजनीति ना हो? तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विदेशों से आने वाले बड़े नेता विपक्ष के नेता से भी मिलते हैं जिस भी देश में जाते हैं, लेकिन अब उन्हें विदेशी नेताओं से मिलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी का दावा है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौर में ऐसा होता था कि जब कोई विदेशी नेता भारत आया करते थे तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी मिलने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब मोदी सरकार में ये परंपरा खत्म कर दी गई है। तो पहले आप राहुल गांधी का पूरा बयान सुनिए और फिर राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं हम उनका एक फैक्ट चेक करेंगे। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप? इनसिक्योरिटी है।
तो राहुल गांधी भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते उनकी भी एक ऐसी वन-ऑन-वन मीटिंग राष्ट्रपति पुतिन के साथ हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा और वो इस बात को लेकर नाराज हैं, शिकायत कर रहे हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को सरकार कैसे खारिज करती है। दरअसल भारत आए विदेशी नेताओं से मुलाकात के कुछ खास नियम होते हैं। सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और सरकारी संस्थानों के साथ बैठकों के आयोजन की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की होती है, लेकिन विदेशी नेता सरकार के मंत्रियों या प्रतिनिधियों के अलावा किन नेताओं से मिलेंगे, ये पूरी तरह यात्रा पर आए नेता और उसकी टीम पर निर्भर करता है, उस देश की सरकार पर निर्भर करता है। आपको याद होगा वर्ष 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत आए थे और तब उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 6 नेताओं से मुलाकात की थी, उन्हें चाय पर बुलाया था। इस मीटिंग को लेकर वाजपेयी सरकार ने कोई सहमति नहीं दी थी, यानी यह फैसला परवेज मुशर्रफ का खुद का था कि उन्हें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से यहां मिलना है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात नहीं होने पर राहुल गांधी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 9 जून 2024 को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद से राहुल गांधी जब भारत आए, राहुल गांधी भारत आने वाले कई विदेशी नेताओं के साथ मिल चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं। देखिए 10 जून 2024 को राहुल गांधी की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मीटिंग हुई। 21 अगस्त 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से वो मिले। 8 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की और 16 सितंबर 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री से भी राहुल गांधी की मीटिंग हुई है। सारी तस्वीरें हैं, इसमें से जो सबसे नई तस्वीर है वो है सितंबर, इसी महीने सितंबर, 16 सितंबर की तस्वीर। और अभी आप देखिए सितंबर हुआ है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लगभग 2.5 महीने पुरानी ये तस्वीर है। और 2.5 महीने में ही राहुल गांधी की याददाश्त इतनी खराब हो गई कि उन्हें याद ही नहीं आ रहा कि वो इस साल कितने विदेशी नेताओं से यहां मिल चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट। और एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स। एक बात स्पष्ट रूप से सभी को ये जानना महत्वपूर्ण है, सभी के लिए, कि जब कोई विदेशी डेलीगेट हिंदुस्तान आता है तो ये एमईए का दायित्व है कि सरकारी अधिकारी और सरकार के साथ उनकी मीटिंग कराए, और जहां तक दूसरे अधिकारियों के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ मुलाकात का विषय है, उनके साथ कर्टेसी विजिट का विषय है, वह जो डेलीगेशन विदेश से आती है वो तय करती है कि हम किससे किससे मिलेंगे, उसको फैसिलिटेट एमईए करती है, मगर तय वो करते हैं। हम उसमें नहीं घुस सकते, हम अर्थात सरकार उसमें नहीं घुस सकता कि किसके साथ वो मिलना चाहते हैं। तो जैसा हमने आपको उदाहरण दिया, कई बार ऐसा होता है जब दूसरे देशों से जो नेता या वहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष आता है भारत, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किससे मिलना चाहता है और किससे नहीं मिलना चाहता। लेकिन आज हम ये भी कहना चाहेंगे, ये भी पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए राहुल गांधी को राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का मौका मिले, राहुल गांधी की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी क्या है, राहुल गांधी रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर क्या राय रखते हैं, राहुल गांधी की राय ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या है, राहुल गांधी की राय इस समय जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में क्या है, राहुल गांधी ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बारे में क्या सोचते हैं, राहुल गांधी भारत और अमेरिका और भारत और रशिया के बीच जो संबंध हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है और वो राय कैसे अलग है और कैसे भारत की मदद कर सकती है। आज ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हम राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर वो राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे तो क्या ये हम भूल जाएं कि राहुल गांधी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है, ये एक डेड इकोनॉमी है। वो भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वो कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में आ गया है। राहुल गांधी भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी हमारी सेना से ही बार बार ये पूछते थे कि आपका कितना नुकसान हुआ और आपके कितने फाइटर जेट गिरा दिए गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी दुनिया के नेताओं से मिलकर उनके सामने आखिर भारत की कौन सी छवि पेश करना चाहते हैं। अगर यही सारी बातें राहुल गांधी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर मान लीजिए करें, या उनके साथ मिलकर ये बातें उनसे कहें, उन्हें बताएं कि देखिए, जैसे वो कह रहे थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो एक दूसरा पक्ष उस देश के बारे में रखता है आने वाले मेहमान के सामने, तो राहुल गांधी क्या ये पक्ष रखेंगे हमारे विदेशी मेहमानों के सामने? और जब राष्ट्रपति पुतिन जैसे नेता यहां आएंगे और राहुल गांधी उन्हें बताएंगे कि देखिए, जो सरकार आपको बता रही है वो असलियत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो असलियत है, तो ये इस प्रकार के जो हमारे भारत के दोस्त हैं, ये भारत के बारे में और खुद राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं के बारे में क्या छवि लेकर वापस जाएंगे। अब अगली खबर के विश्लेषण की शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। यह तस्वीर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो के एक पोस्टर की है। इस पर एक स्लोगन लिखा है जिसमें लिखा है ऑन टाइम ऑल द टाइम, यानी इंडिगो दावा करता है कि उसकी फ्लाइट हमेशा समय पर होती है, ना लेट होती है ना कैंसिल होती है, ऑन टाइम ऑल द टाइम, हर बार टाइम पर उनकी फ्लाइट आती है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट्स की तस्वीरें हैं जहां लोगों की भारी भीड़ आपको दिखेगी। यात्रियों में गुस्सा है क्योंकि इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो रही हैं या फिर कई कई घंटों की देरी से उड़ रही हैं। यानी ऑन टाइम ऑल द टाइम का स्लोगन बदलकर अब डिले कैंसिल रिपीट जैसा हो गया है। अब इस आंकड़े को देखिए, 2 दिसंबर को इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 35% था, यानी सिर्फ 35% फ्लाइट ऑन टाइम थी। 150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और कुल मिलाकर 1430 फ्लाइट्स या तो लेट थी या कैंसिल हो गई। अगले दिन 3 दिसंबर को इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस और भी ज्यादा नीचे चला गया, यह हो गया 19.7%। मतलब सिर्फ 19.7% फ्लाइट्स ही टाइम पर आ रही हैं। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई और कुल मिलाकर 1766 फ्लाइट्स या तो लेट थी या कैंसिल थी। अगले दिन 4 दिसंबर यानी आज अब तक 300 से ज्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हो चुकी है। अक्टूबर में इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस था 84%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय इंडिगो के हालात कितने ज्यादा खराब हैं। अब स्थिति को संभालने के लिए इंडिगो खुद फ्लाइट्स कैंसिल कर रहा है। इंडिगो का दावा है कि उसकी हर दिन करीब 2200 फ्लाइट्स चलती हैं। इंडिगो आज देश में सबसे बड़ी एयरलाइंस है जिसकी एविएशन के बाजार में जो हिस्सेदारी है वो 64% हिस्सेदारी है। ये अगर भारत का आप पूरा एविएशन का बाजार देख लें। अब देखिए, इंडिगो के जो ज्यादातर विमान हैं वो हैं एयरबस A320, जो एक दिन में एक नहीं बल्कि कई कई बार उड़ान भरते हैं, कई फ्लाइट्स अलग अलग सेक्टर्स में वो लेते हैं। ऐसे में ज्यादातर फ्लाइट्स के देर होने या रद्द होने से हालात बिगड़ जाते हैं और इस बार ऐसा ही हुआ है, क्योंकि देखिए सुबह से जो एक प्लेन चला, अगर पहली फ्लाइट देर से चली और देर से लैंड की तो फिर अगली फ्लाइट भी देर से आती है। और एक ही विमान अगर दिन भर में 10-12 फ्लाइट्स सेक्टर्स पर चल रहा है तो शाम होते होते वो बहुत ज्यादा डिले चलने लगता है, बहुत ज्यादा देरी से चलता है। सबसे ज्यादा असर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद पर हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो के यात्री परेशान हैं। आज हम लोग राजकोट जा रहे थे, 7 बजे का फ्लाइट था हमारा, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है कि उनको डिले होने वाला है या कैंसिल होने वाला है, कुछ भी नहीं है। और आज सुबह पेपर में आया है कि इंडिगो का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसका मतलब अगर वो प्रॉब्लम चल रहा है तो वो कल की न्यूज़ है, तो लोगों को बताना चाहिए था कि कल ही ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो सुबह लोगों को मैसेज आने चाहिए थे कि फ्लाइट डिले हो सकती है या कैंसिल हो सकती है। अभी सब लोग अंदर, इतना पूरा पूना एयरपोर्ट का 2 फ्लोर पूरा पैक है, अंदर सब लोग परेशान है। खाने पीने की चीज़ें भी खत्म हो गई है। अंदर सब लोग अभी 150-200 रुपए की चाय पी रहे हैं। 2 दिन से जो लोग हैं ना, वो लोग सारे एयरपोर्ट पे खड़े हैं कि इंडिगो काउंटर पे खड़े हैं, लेकिन इंडिगो इतना केयरलेस हो चुका है कि वो केयर ही नहीं कर रहा है। कस्टमर्स, बूढ़े बूढ़े लोग, आप टर्मिनल 2 पे देख सकते हैं कितने फ्लाइट इधर आ गए, डिले आ चुके हैं, फ्लाइट निकल चुके हैं, कई फ्लाइट निकल चुके हैं। मेरा भाई गुजर गया है, कल टाटा हॉस्पिटल में गुजर गया था,
उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है अभी। बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग। टिकट बस अभी पता भी नहीं है बॉडी किधर है, फ्लाइट भी नहीं मिल रहा। कब से हम लोग परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ हम लोग। अभी जम्मू से दिल्ली होके बेंगलोर जाने का प्लान था और सुबह 10:15 में फ्लाइट था, तो वो कैंसिल डिले होता रहा था। तो सुबह सुबह मैसेज मिल रहा था कि थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन वो मैसेज बैक टू बैक आ रहा था। तो उसके बाद फाइनल स्टेडी स्टेट में पहुंचा कि 12:35 में वो फाइनल है। तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिला। तो जम्मू से दिल्ली जा रहा था, तो वही सुबह सुबह सेम मैसेज आया। सुबह एक के बाद एक डिले होते जा रहा है। अभी तो आकर पता चला कि बहुत डिले हो गया। हम लोग इंडिगो की फ्लाइट से हम जम्मू से दिल्ली जाना था और रात को 3:30 बजे हमारी फिर दिल्ली से बैंकॉक के लिए फ्लाइट है। और सुबह जब व्हाट्सएप मैसेज देखा तो उस पर मैसेज ये था कि इंडिगो की फ्लाइट जो है 4 बजे वाली 4:20 वाली वो कैंसल्ड है ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन। तो फिर काफी परेशानी हो गई। तो इंडिगो मेरी फ्लाइट थी 45 पर, पूछे तो उसके बाद फिर बोले कि आपकी फ्लाइट 4 घंटे लेट है, मीन्स 8 बजे आएगी। 8 बजे बोले, लेकिन वो भी फाइनली नहीं है कि 8 बजे आ जाएगी या नहीं आएगी। और शादी में वही अटेंड करना है हमको। क्या विकल्प है, ये सब समझें क्या हमको करना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं अहमदाबाद से जम्मू जा रहा था एक मैरिज अटेंड करने के लिए, आज दोपहर का था। अभी मैं 7 बजे यहाँ आया हूँ। एक पहले मेरे में मैसेज आया कि फ्लाइट डिले हो गई, फिर मैं थोड़ा आराम से आ रहा था, फिर बाद में एक और मैसेज आया कि गेट नंबर 1 से इज रेडी फॉर द डिपार्चर। मैं भाग के पहुंचा इधर, तो बाद में देखा ये फ्लाइट तो डिलेड ही है। ज्यादातर लोग यहाँ शादी वाले हैं, उनका सामान चेक इन में चला गया, वो निकल भी नहीं सकते, आप कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी नहीं कर सकते। तो वो एक सबसे बड़ा इशू है और कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे वो। हम लोग लखनऊ जा रहे थे अहमदाबाद से, लेकिन सुबह में 6:30 बजे ईमेल आया और मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अगर आप सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो आज इंडिगो ट्रेंड कर रहा है, और ये जो खबर है हम खास तौर पर उन लोगों के लिए दिखा रहे हैं जो इंडिगो की वजह से परेशान हो रहे हैं या जिन्होंने इंडिगो की टिकट्स आने वाले समय के लिए खरीदी हुई है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिगो पर इतना बड़ा संकट आ गया। इसकी 3 सबसे बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है फ्लाइट्स की उड़ान, क्रू मेंबर्स और पायलट्स को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है। अब हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए नियम लागू कर दिए हैं और ये नियम 2 चरणों में लागू हुए। पहला 1 जुलाई से और दूसरा 1 नवंबर से। नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी पायलट को हफ्ते में 36 घंटे की बजाय 48 घंटे आराम करना जरूरी है। तो पहले 36 घंटे आराम कर सकता था, अब उसे ज्यादा आराम करना है, 48 घंटे आराम करना जरूरी है एक हफ्ते में। इसलिए अब कोई भी जो पायलट होगा उसके फ्लाइंग आवर्स कम हो जाएंगे, उसका उड़ान की जो संख्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। इसका मतलब आपको ज्यादा पायलट चाहिए होंगे और ज्यादा पायलट इनके पास है नहीं। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कोई भी पायलट एक उड़ान के दौरान ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही लैंड कर सकता है। लैंडिंग सिर्फ 2 बार होगी। नाइट शिफ्ट में क्रू मेंबर्स को लगातार सिर्फ 2 रात ही ड्यूटी दी जा सकती है और इन फैसलों की वजह से पायलट्स और क्रू मेंबर्स की कमी हो गई। नए नियमों से लास्ट मिनट क्रू रिप्लेसमेंट लगभग असंभव हो गया और इंडिगो के पास पहले से ही पायलट्स और क्रू मेंबर्स की संख्या ज्यादा नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। पायलट्स का एक संघ है, एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसका कहना है कि इंडिगो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, इसलिए वो कई सालों से बहुत कम पायलट्स के सहारे ही अपने ऑपरेशंस चला रही थी। इंडिगो की काफी फ्लाइट्स रात में होती हैं, इसलिए नए नियमों का असर इंडिगो पर सबसे ज्यादा हुआ। दूसरी वजह है कि DGCA के नए नियम और सर्दी के मौसम की वजह से फ्लाइट्स के उड़ान के समय में बदलाव किया जा रहा है। और तीसरी वजह है कि एयरबस A320 में आजकल सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी कुछ हद तक ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। तो अब आपको सुनाते हैं कि एविएशन एक्सपर्ट जो हैं वो क्या कह रहे हैं। वहां पायलट शॉर्टेज है। दूसरी चीज है जो क्रू शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूल किया जाता है पायलट्स को फ्लाइट के लिए, वो
उन्होंने ठीक तरह से रोस्टरिंग नहीं करी है पायलट्स की। तीसरी चीज है, इंडिगो ने कोशिश करी थी, क्योंकि पायलट इतना फ्लाई नहीं कर रहे थे, तो उनके बायबैक करना उनकी लीव को। ऐसा नहीं है कि इंडिगो के हालात अचानक बिगड़ गए हैं। दिक्कतें जो हैं वो नवंबर में ही शुरू हो गई थी और अब इस आंकड़े को देखिए। डीजीसीए की नई रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में इंडिगो की 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इनमें से करीब 750 फ्लाइट्स क्रू मेंबर्स की कमी या डीजीसीए के नए नियमों की वजह से कैंसिल करनी पड़ी और इसी वजह से नवंबर में इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 84% से घटकर 67% पर आ गया था। इंडिगो के इस संकट का असर उसके शेयर पर भी हुआ है और पिछले 5 दिनों में इंडिगो का शेयर करीब 8% यानी 437 रुपए प्रति शेयर गिर चुका है। इंडिगो आज 90 घरेलू और 45 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर उड़ान ऑपरेट करता है और इसीलिए सरकार और डीजीसीए दोनों इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। और सरकार और डीजीसीए ने इंडिगो के ऑपरेशंस की समीक्षा की है और इंडिगो को अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। डीजीसीए ने इस मामले पर इंडिगो से रिपोर्ट मांगी है और अब वो इसके ऑपरेशंस पर बारीकी से नजर रख रहा है। अब इंडिगो का पक्ष सुनिए। उसने एक बयान जारी करके अपने यात्रियों से माफी मांगी है और 48 घंटे में हालात को ठीक करने का भरोसा उन्होंने दिलाया है। लेकिन आज हम 2-3 बातें कहना चाहते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी जो एयरलाइन होती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां कई बार अपना ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कम स्टाफ से काम चलाती हैं। वो मुनाफा तो ज़्यादा कमाना चाहते हैं लेकिन लोगों को, कर्मचारियों को रखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें सैलरीज का अपना जो बिल है उसे कंट्रोल में रखना है। इसलिए काम ज़्यादा है, फ्लाइट ज़्यादा हैं, यात्री ज़्यादा हैं, ऑपरेशंस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कर्मचारियों पर पैसा नहीं खर्च किया जा रहा। उतने कर्मचारी आपने रखे ही नहीं हैं क्योंकि आप सारा पैसा वहां पर बचा रहे हैं। इसलिए अगर आप इंडिगो के यात्री हैं, आने वाले समय में आप इंडिगो की किसी भी फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं, तो सावधान हो जाइए, सोच समझ कर अपने घर से बाहर निकलिए। पहले से चेक कर लीजिए कि वो फ्लाइट जा भी रही है या नहीं और अगर समय पर है या फिर वो डिलेड है। और दूसरी बात यह है कि अब इस क्राइसिस की वजह से टिकट्स काफ़ी महंगे हो गए हैं, क्योंकि जब एक एयरलाइन इतने संकट में आती है तो लोग दूसरी एयरलाइन की तरफ भागते हैं और जो टिकट है, जो सीट्स हैं, उनकी कमी हो जाती है और जैसे ही सीट्स की कमी होती है वैसे ही टिकट के किराए, जो किराया होता है, वो बढ़ जाता है। तो इस समय जो किराए हैं वो अचानक से बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए अगर आप हवाई यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझ के, होमवर्क करके, पूरी सावधानी के साथ ही अपनी टिकट बुक कराइए। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में 52 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर, जेके टायर। This is no ordinary sky. This is where legends are born. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे और उसके लिए एसआईआर वहां शुरू हो चुका है और अभी तक एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके मुताबिक 52,99,000 लोगों का नाम वोटर सूची से हट सकता है, यानी वोटर लिस्ट से हट सकता है। अब तक एसआईआर से ये पता चला है कि पश्चिम बंगाल में 23 लाख ऐसे वोटर हैं जो
मर चुके हैं, जो जिंदा ही नहीं है, इसलिए 23 लाख नाम तो ये चले गए, लेकिन उनका नाम अब भी वोटर लिस्ट में था। इसी तरह 18 लाख वोटर्स दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, जबकि 9 लाख वोटर्स का कोई अता पता नहीं है। 1 लाख से ज्यादा वोटर्स फर्जी पाए गए हैं और पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 तक करीब 7 करोड़ 66 लाख से ज्यादा वोटर्स थे। अगर 52 लाख वोटर्स का नाम हट जाता है तो करीब 7% वोटर जो हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा क्षेत्र हैं और ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र से औसतन 18,000 वोटर्स कम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसका असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ सकता है और शायद इसीलिए ममता बनर्जी SIR का इतना विरोध कर रही है। अब एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। नमस्कार।